क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट या जेई में सिलेक्शन करा सकते हैं? तो आंसर है हाँ। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं और यदि आप उन जैसे क्वेश्चंस करना सीख जाते हैं तो जरूर आपका नीट और जेई में अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। वेलकम टू द सेंट्रल मैक्सिमा, हमारी नई सीरीज फायर के वीडियो 1.2 में। पिछले वीडियो में हमने लॉज ऑफ मोशन के कुछ पीवाईक्यूज किए थे और आज हम रिमेनिंग पीवाईक्यूज करते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, पूरे डिटेल में समझाऊंगा, तो मेक श्योर कि आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह देखें। वीडियो को जहां जरूरत पड़े वहां पॉज करें। और ये केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का एक पूरा प्रोसेस है। सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपने इसका पार्ट 1 पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी समझ में आ जाए और फिर हम इन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity. ये देखिए सिंपल एटवुड मशीन है और एक सिंपल एटवुड मशीन को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला, अगर आप बेसिक से इसको करते हैं तो नीचे इट विल बी 4G और यहाँ पे देयर विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहाँ पे 6 किलोग्राम पे भी ऊपर टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नीचे इट विल बी 6G द वेट। 4G और 6G वेट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगेंगे। नाउ क्योंकि हम इतना समझ पा रहे हैं कि 4 kilogram will have acceleration a in upward direction and 6 kilogram will have acceleration same a in downward direction। क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड हैं, दोनों की स्पीड किसी भी इंस्टेंट पर सेम होगी, हेंस दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगा। एक्सेलरेशन विल बी सेम, जो 4 किलोग्राम का अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वही 6 किलोग्राम का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। नाउ राइटिंग F net equal to ma for each particle for 4 kilogram we will write, because acceleration upward direction में है, hence पक्की बात है T will be dominating 4G, so we will write T minus 4G equal to 4a और सेम इक्वेशन F net equal to mass into acceleration अगर हम लगाते हैं 6 किलोग्राम के लिए तो फॉर 6 किलोग्राम we will write 6G minus T equal to 6a। On solving these two equations we will get, ऐड ही कर दीजिए आप इन दोनों को, 6G minus 4G equal to 10a, that means a equal to G by 5। तो B is the option correct answer। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिए, ये एटवुड मशीन कहलाता है। दिस इज नोन एज एटवुड मशीन, जहां पर एक पुली के थ्रू दो ब्लॉक्स एक रस्सी से बांधे जाते हैं और एटवुड मशीन में एक्सेलरेशन कैन डायरेक्टली बी रिटन एज m2 minus m1 upon m1 plus m2 into G। आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, आप डायरेक्टली यहां पर लगाइए, आपको आंसर इससे भी मिल जाएगा। और अगर आपसे स्ट्रिंग में टेंशन पूछी होती तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन एटवुड मशीन में 2m1 m2 upon m1 plus m2 into G आएगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स इस सिस्टम की 6G minus 4G है। आप देखिए सिस्टम को इफेक्टिवली 6G चला रहा है और 4G उसको चलने से रोक रहा है। सो टोटल फोर्स 2G आना चाहिए और टोटल मास 10 है। सो एक्सेलरेशन 2G by 10 डायरेक्टली G by 5 लिखा जा सकता था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नाउ दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम है और शूडो फोर्स का बहुत अच्छा यूज है इसमें। मैं आपको एक बार पहले शूडो फोर्स बता देता हूँ किस तरह से काम करता है। इफ ऑब्जर्वर इज ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम दैट मींस एक्सेलरेटेड फ्रेम। अगर ऑब्जर्वर को आपने किसी ऐसे फ्रेम में बिठाया है जो खुद एक्सेलरेटेड है, जिसे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है, तो एक इमेजिनरी फोर्स बॉडी पे अप्लाई करनी होती है आपको। ये फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये फोर्स केवल एक जुगाड़ है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, ये केवल एक जुगाड़ फोर्स है जो हम तब लगाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब आप ऑब्जर्वर को अपनी मर्जी से नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बिठाते हैं। शूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम ये समझ चुके हैं, शूडो फोर्स कब लगानी है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ शूडो फोर्स इज F equal to m into a, where m is mass of object and a is not the acceleration of object, a is acceleration of observer's frame। हम कभी कभी ये गलती कर देते हैं कि a को ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ले लेते हैं। शूडो फोर्स F equal to ma, m is mass of object, a is acceleration of the frame of observer, that means acceleration of non inertial reference frame। अब ये हमने बात कर ली कि मैग्नीट्यूड क्या है शूडो फोर्स का। नाउ डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। अब आपको मैग्नीट्यूड शूडो फोर्स का पता लग गया, आपको डायरेक्शन शूडो फोर्स का पता लग गया। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है शूडो फोर्स को समझने का। मान लीजिए मैं ऑब्जर्वर को इस फ्रेम पे बिठाता हूं। अगर इस फ्रेम पे बिठाता हूं तो ये डेफिनेटली नॉन इनर्शियल
इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको एक बार समझा देता हूं। क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन वेज ABC ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज शोन। अगर ये ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता और इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पे होता तो डेफिनेटली इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता g sin थीटा। ये बात बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करता, लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी है। क्या कह रहा है? नाउ द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स द राइट। वेज को राइट में इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन a प्रोवाइड किया गया है। उससे ब्लॉक की वेज में नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। जितना ज्यादा आप इस वेज को राइट साइड में एक्सेलरेट करेंगे उतना ज्यादा ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने की कम होगी और एक्सेलरेशन बढ़ाते बढ़ाते ए एक्सेलरेशन की एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी जहां पर ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करना ही बंद कर देगा। और अगर आपने ए एक्सेलरेशन की वैल्यू उससे भी ज्यादा कर दी तो ये ब्लॉक इनफैक्ट ऊपर स्लाइड करने लग जाएगा। आपसे वही एक्सेलरेशन पूछा है जहां पर द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये केवल एक क्वेश्चन नहीं है, आपको रिजल्ट याद रखना है। क्वेश्चन को समराइज करता हूं मैं। इस वेज का राइट साइड में क्या एक्सेलरेशन दिया जाए कि ब्लॉक इस वेज पे स्लाइड ना करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके एफबीडी बनाना शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देयर विल बी ए मास, देयर विल बी ए वेट mg डाउनवर्ड्स, देयर विल बी ए नॉर्मल रिएक्शन n परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और क्योंकि आपने ऑब्जर्वर को यहां पर बिठाया है दैट मींस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, इसलिए इस पे पीछे की तरफ एक शूडो भी लगेगा। सर पीछे की तरफ क्यों? क्योंकि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन राइट साइड में है, हेंस फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। नाउ अब हमें बात ये करनी है कि बिकॉज इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हाउएवर ब्लॉक राइट साइड में एक्सेलरेट हो रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, लेकिन जिस ऑब्जर्वर को हमने कंसीडर किया है उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, ना ऊपर अप द प्लेन ना डाउन द प्लेन जा रहा है। नाउ अब अगर आपको इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, बिकॉज वी नीड कि ये इक्विलिब्रियम में रहे तो फोर्सेस बैलेंस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप पहले ये बताइए दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ऑफ कोर्स दिस एंगल इज आल्सो थीटा। सो जब हम यहाँ पे इन डायरेक्शंस में n, इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा और वर्टिकल के साथ ये एंगल अगेन थीटा, ये एंगल्स निकालने एक बार सीख लीजिए। सो इधर द कंपोनेंट विल बी n sin थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में द कंपोनेंट इज n cos थीटा। आप वेक्टर सीरीज देखिए अगर आपको कंपोनेंट नहीं आते हैं तो। जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा होता है वहां पे cos कंपोनेंट आता है वेक्टर का। यहाँ पे वी हैव द फोर्स ma एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी हैव द फोर्स mg। एंड बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू द गिवन ऑब्जर्वर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वी कैन राइट x डायरेक्शन में n sin थीटा इक्वल टू ma और y डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस करेंगे तो n cos थीटा इक्वल टू mg। डिवाइड कीजिए दोनों को, tan थीटा इक्वल टू a by g, दैट मींस a इक्वल टू g tan थीटा। इनमें से जो भी ऑप्शन हो वो सही है बिकॉज ये दोनों एक ही चीज है। tan थीटा इक्वल टू a by g भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू g tan थीटा भी लिख सकते हैं। सो d इज द आंसर। सो प्लीज पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए, शूडो फोर्स का कंसेप्ट इस क्वेश्चन से सीखिए और बार बार देखिए अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी ट्रबल हो रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिए जब भी कटिंग ऑफ स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस आए कि एक रस्सी है, इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, रस्सी काट दिया, जला दी, इन दैट केस आपको रस्सी जलाने के पहले वाला और रस्सी जलाने के बाद वाला केस दोनों डिस्कस करने हैं। दोनों के बारे में पता होना चाहिए तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। द फोर्स इन अ स्प्रिंग डू नॉट चेंज सडनली। स्प्रिंग फोर्स एकदम से चेंज नहीं हो सकती है। आपने रस्सी काटी, रस्सी काटने के पहले और रस्सी काटने के बाद, जस्ट पहले और जस्ट बाद स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग में, रस्सी में टेंशन जरूर चेंज हो सकती है, किसी भी इवेंट में एब्रप्टली पहले और बाद में, स्प्रिंग में नहीं हो सकती। सो जैसा मैंने आपको पहले कहा था, स्प्रिंग फोर्स हम इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट करते हैं रस्सी काटने से पहले और बाद में उसको यूज करेंगे। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। स्प्रिंग एक्सटेंडेड होगी इसलिए 3m पर एक फोर्स स्प्रिंग के ऊपर लगेगी, F स्प्रिंग फोर्स मान रहा हूं मैं, बिकॉज 3m और m एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो 3m पर नीचे स्ट्रिंग की टेंशन T और वेट 3mg, m पर वही टेंशन ऊपर और इसका वेट नीचे mg। नाउ बिकॉज बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, फॉर 3m नेट अपवर्ड फोर्स इज F
नेट डाउनवर्ड फोर्स इज टी प्लस 3 mg, दोनों बराबर होंगे। फॉर m ऊपर t नीचे mg, तो t इक्वल टू mg होगा m के लिए। इसको 1 में पुट कीजिए, 1 में पुट करेंगे तो वी विल गेट f इक्वल टू 4 mg। दैट मीन्स हमें इतना समझ में आ गया कि रस्सी को काटने से पहले स्प्रिंग में फोर्स 4 mg है। अगर क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। टू ब्लॉक A and B of masses 3m and m are connected by massless inextensible string। अभी ये massless inextensible string में से कनेक्टेड है और पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A and B इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। स्प्रिंग नहीं काटी है, स्ट्रिंग काटी है। स्ट्रिंग को काटने के जस्ट बाद एक्सेलरेशन के लिए अभी मैंने आपको बताया द फोर्स इन स्प्रिंग डू नॉट चेंज सडनली। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स पहले जितनी थी जस्ट बाद में भी उतनी ही रहेगी। हेंस 3m का फ्री बॉडी डायग्राम आप देखिए, नीचे का 3 mg मतलब वेट अभी भी लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगी, 4 mg अभी भी लग रही होगी स्प्रिंग फोर्स, लेकिन अब नीचे रस्सी नहीं है, रस्सी काट दी गई है, इसलिए रस्सी में टेंशन नहीं है। हेंस यू विल राइट 4 mg minus 3 mg इक्वल टू 3ma, सो 3ma इक्वल टू g, a इक्वल टू g by 3। दिस वाज एक्सेलरेशन ऑफ 3m। नाउ फॉर एक्सेलरेशन ऑफ m, केवल एक ही फोर्स लग रही है नीचे, वो भी वेट mg, क्योंकि अब रस्सी नहीं है उसको बैलेंस आउट करने के लिए। हेंस फ्री फॉल होगा m का और एक्सेलरेशन g होगा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस को आप बार बार देखिए, पॉज कर करके खुद करने की कोशिश कीजिए और इन दोनों क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक आसान क्वेश्चन है। 3 ब्लॉक्स A, B and C of mass 4, 2 and 1 kilogram are in contact as shown. Frictionless surface. Force of 14 Newton is applied on 4 kilogram block. Contact force between A and B. पहले मासेस एक बार इनके बना लीजिए। A का मास है 4 किलोग्राम, B का मास है 2 किलोग्राम और C का मास है 1 किलोग्राम। नाउ अगर आप इसका एक्सेलरेशन देखेंगे, so acceleration you can directly write as net force in horizontal direction which is 14 और net mass है 4 plus 2 plus 1, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Between A and B आपको इस सरफेस पे कॉन्टेक्ट फोर्स चाहिए। यहाँ पे इस सरफेस पे कॉन्टेक्ट फोर्स निकालने के लिए आप सिंपली A का FBD बना दीजिए। अगर आप A का FBD बनाएंगे 4 किलोग्राम का, यहाँ से 14 न्यूटन है और यहाँ से दिस इज लेट्स से n, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 14 माइनस n इक्वल टू 4 इंटू 2, दैट मीन्स n आ जाएगा 14 माइनस 8 जो कि होगा 6 न्यूटन। सो आंसर इस केस में आएगा 6 न्यूटन। बहुत ही आसान है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें एक ट्रिक बताई थी एंड दैट ट्रिक वाज, याद कीजिए अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो, ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन आता है F1 M2 प्लस F2 M1 अपॉन M1 प्लस M2। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन कैन बी रिटन एज फोर्स इज 14, इसको एक मास मानिए और इसको एक मास मानिए, 14 इंटू दूसरी साइड वाला मास 3 है प्लस दूसरी साइड कोई फोर्स नहीं है लेकिन इस साइड मास 4 है, अपॉन में 3 प्लस 4, ये आएगा 14 इंटू 3 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 6 न्यूटन। इस ट्रिक के लिए और ज्यादा जानने के लिए आप फर्स्ट लेक्चर एक बार फिर देखिए, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन इसको किया है। अगला क्वेश्चन और फ्रिक्शन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको 3 मासेस दे रखे हैं M1 M2 M3, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो P पुली से होते हुए जा रहा है। द मास M1 हैंग्स फ्रीली एंड M2 एंड M3 आर ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको इस सरफेस का म्यू ऑलरेडी गिवन है, पुली फ्रिक्शनलेस है, मास नेग्लिजिबल है और आपको ये भी लास्ट में बोला है सारे मासेस M है। आपसे एक्सेलरेशन कहा गया है, डाउनवर्ड फोर्स इज mg बिकॉज M1 M2 M3 तीनों m है। इस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट विल बी म्यू mg, इस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट विल बी म्यू mg। इसका मतलब एक्सेलरेट करने वाली नेट ड्राइविंग फोर्स होगी। हाउएवर आप इसको FBD से फ्री बॉडी डायग्राम से कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। खींचने वाली फोर्स mg, रोकने वाली दो फोर्सेस, एक म्यू mg और दूसरी भी म्यू mg और टोटल फोर्स के बाद टोटल मास जो कि m प्लस m आएगा 3m। एक्सेलरेशन इज m कॉमन लीजिए, g कॉमन लीजिए, 1 माइनस 2 म्यू बनेगा ऊपर और नीचे 3m, m से m आप आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज g 1 माइनस 2 म्यू बाय 3। एक्सेलरेशन इज g 1 माइनस 2 म्यू बाय 3। सो ऑप्शन करेक्ट इज C। हाउएवर आप FBD से काम कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड है अपने पास। A एक्सेलरेशन इसका, A एक्सेलरेशन इसका, A एक्सेलरेशन इसका, T ऊपर T इधर, तो यहाँ पे इधर और इधर दोनों को T डैश
तो आप बोल सकते हैं। तो इक्वेशंस अगर आप लिखना चाहें, मैं आपको इक्वेशन बता देता हूं। m1 के लिए mg माइनस टी इक्वल टू ma, अगला m2 के लिए t माइनस टी डैश जो पीछे लग रहा है माइनस म्यू mg इक्वल टू ma, और इस m3 के लिए यू विल राइट t डैश माइनस म्यू mg इक्वल टू ma। आप इन तीनों को ऐड कीजिए एक बार। आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऑलरेडी आप यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि t से t और t डैश से t डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली आपको मिलेगा mg माइनस म्यू mg इक्वल टू ma प्लस ma। सो एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, आसानी से किया जा सकता है एग्जाम में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट दोनों तरह से क्लियर होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ब्लॉक्स हैं, फिगर में दिख रहा है आपको m2m और 3m। अपवर्ड फोर्स F लगाया जा रहा है ब्लॉक M पे। द मास इज मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड v। ध्यान रखिए एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है इस केस में। सो अगर कांस्टेंट स्पीड है दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0 ऑफ कोर्स, और एक्सेलरेशन 0 है। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। अरे भाई नेट फोर्स, उसने नेट फोर्स पूछा है, टेंशन फोर्स नहीं पूछा है। नेट फोर्स इज किसी भी ब्लॉक के लिए नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एंड एज एक्सेलरेशन इज 0 सो नेट फोर्स इज 0। ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करना कि सर इस पे 2m पे ऊपर टेंशन T लग रहा होगा। सब कुछ सही है, ऊपर टेंशन T, नीचे T डैश, नीचे 2mg, लेकिन आपसे ऊपर या नीचे वाली रस्सी में टेंशन नहीं पूछी, आपसे नेट फोर्स पूछी है। नेट फोर्स विल बी 0 बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। अगला क्वेश्चन, ये भी एक लेंथी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो खैर बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। मैं आपको क्वेश्चन एक बार समझाता हूं। देयर इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, और रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक में एक बुलेट फायर की गई है विद स्पीड u, मतलब वो वुडन ब्लॉक में u स्पीड से एंटर करेगी। व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए किस तरह से मैं क्वेश्चन पढ़ के उसको ड्रॉ कर रहा हूं। आपको भी फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप या जहां तक आपको एक इंफॉर्मेशन परसीव हो रही है उसको पेपर पे बना लेना है। आफ्टर मूविंग 24 सेंटीमीटर, यहां से 24 सेंटीमीटर चलने के बाद द वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स u/3, 1/3 होगी। वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स u/3 24 सेंटीमीटर चलने पे। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द सेम ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एक्जेक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। मान लीजिए वो यहाँ तो कह रहा है अदर एंड पे आते आते इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और मान लीजिए ये डिस्टेंस x और है। आपसे टोटल लेंथ पूछी है, आपसे टोटल लेंथ पूछी। हम अगर x कैलकुलेट कर लेंगे कि वो रुकने से पहले कितना और चला, तो उसमें 24 जोड़ देंगे, वी विल गेट द आंसर। सो मैं इसको अगर a, इस पोजीशन को b और इस पोजीशन को c बोल देता हूँ। रिटार्डेशन विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट। जब ऐसे केसेस में कुछ नहीं बोला होता है तो आपको रिटार्डेशन कांस्टेंट ही मानना है, रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट माननी है। सो a से b के बीच में अगर आप इक्वेशन लगाते हैं, कौन सी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सर लेकिन आप तो लॉज ऑफ मोशन की PYQs करा रहे हो, मैं आपको लॉज ऑफ मोशन से भी ये करके बताऊंगा। दैट मींस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में u/3 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, बिकॉज किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, रिटार्डेशन हो रहा है, इनटू 24। ऑन सॉल्विंग इट फर्दर आपको ये मिलेगा 2 इंटू a इंटू 24 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 9, 8u स्क्वायर बाय 9। अब b से c के बीच में आप इक्वेशन लगाइए, b से c के बीच में इक्वेशन लगाएंगे। अब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u/3, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू x। दैट मींस 2ax इक्वल टू u स्क्वायर बाय 9। 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, और 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 24 बाय x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दैट मींस टोटल लेंथ इज 24 प्लस 3 दैट इज 27 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ इज 27 सेंटीमीटर। एक अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। दूसरा मेथड इसका वर्क पर एनर्जी का है, वो मैं आपको वर्क पर एनर्जी में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको आता है तो इट्स योर चैलेंज कि आप किसी और मेथड से इसको कर सकते हैं या नहीं, करके देखिएगा। अब एक एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट देखिए, PYQs में बेटा कॉन्सेप्ट वही घूम फिर कर आएंगे। आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप PYQs को बहुत अच्छी तरह देखें और उनके सारे कॉन्सेप्ट समझें, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं हर चैप्टर के PYQs आप तक लेकर आऊं। बस ऑन डिमांड होंगे कि इस चैप्टर के बाद आपको किसके PYQs चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, एक ऑब्जेक्ट वॉल पे इस तरीके से टकराया और 1 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री विद द वॉल, और वही ऑब्जेक्ट वापस सेम एंगल पे चला गया। सेम एंगल सेम स्पीड, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और 1 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है। ऐसे केसेस में चेंज इन मोमेंटम 2mv परपेंडिकुलर होता है। कितना होता है? 2mv परपेंडिकुलर, जहां पर v परपेंडिकुलर इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द वॉल। 2 मास की जगह 1 यहां पर दिया हुआ है, इंटू v परपेंडिकुलर आएगा 1 sin 60,
1 sin 60, ऐसे केसेस में आपको डेल्टा पी में डायरेक्टली एक बार बता भी देता हूं, आपको याद रखना है। और ये आपको हुआ कैसे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए एंगल थीटा होता है, इफ दिस एंगल इज थीटा, मैं थीटा ले रहा हूं नॉर्मल से अभी, तो ध्यान रखिएगा इसमें इसको ऑब्लिक रिबाउंड कहते हैं हम लोग। ऑब्लिक रिबाउंड में डेल्टा पी आता है 2m v cos थीटा। सर आप यहाँ v cos थीटा बोल रहे हो, यहाँ आपने sin थीटा लगाया, तो बेटा cos थीटा मैं तब बोल रहा हूँ जब ये वाला एंगल थीटा है। आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है इसलिए वो sin में आ जाएगा। अगर आपको ये एंगल अल्फा दिया जाता है तो आप 2m की sin अल्फा कर दीजिएगा उसको। सो डेल्टा p इज इक्वल टू 1√3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, sin 60 इज √3/2। एंड फोर्स आप जानते हैं F इक्वल टू एवरेज फोर्स, F इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। दैट मींस F इक्वल टू डेल्टा p की जगह √3, डेल्टा t आपको दिया हुआ है 0.1, सो ये आ जाएगा 10 टाइम्स √3 न्यूटन। अगेन क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, बहुत एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। नाउ सर आपको ये प्रूफ बताना है, आप ये प्रूफ बताइए। ये प्रूफ मैं आपको बता देता हूं, मेक श्योर कि इस प्रूफ को आप रेप्लिकेट करें, घर पे खुद करने की कोशिश करें। इनिशियल वेलोसिटी के देखिए बेटा जी, ये वेक्टर है। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन से आएगा, स्केलर सब्ट्रैक्शन से मत लीजिएगा। ये गलती तो नहीं कर रहा तुम में से कोई कि सर देखो इनिशियल मोमेंटम भी mv, फाइनल मोमेंटम भी mv, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जरूर जीरो है, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में चेंज जरूर जीरो है, लेकिन मोमेंटम में चेंज जीरो नहीं है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, ये कंपोनेंट बनेगा v cos थीटा, ये कंपोनेंट आएगा v sin थीटा, इधर x कंपोनेंट आएगा v cos थीटा और y कंपोनेंट आएगा v sin थीटा। इनिशियल और फाइनल स्पीड जरूर सेम है। सो अगर आप इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं, यह आएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस v cos थीटा i कैप v sin थीटा j कैप। अगर आप फाइनल मोमेंटम की बात करें तो m v cos थीटा माइनस i कैप प्लस v cos थीटा माइनस j कैप। आई एम सॉरी, यहाँ पे भी इनिशियल मोमेंटम में भी v sin थीटा मतलब y कंपोनेंट के साथ माइनस j कैप आएगा। डेल्टा p दैट मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम में यू विल राइट, देखिए कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट विल बी mv cos थीटा माइनस i कैप माइनस mv cos थीटा i कैप। दैट मींस चेंज इन मोमेंटम विल बी रिटन एज 2mv cos थीटा माइनस i कैप। सो ध्यान रखिए 2mv cos थीटा जिसको हमने 2mv परपेंडिकुलर, मतलब आप तो वो वाला कंपोनेंट लीजिए वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर है सरफेस के या वॉल के, और डायरेक्शन इस चेंज इन मोमेंटम का वही आया है जो वॉल के परपेंडिकुलर है। तो दोनों बातें ध्यान रखिए, मैग्नीट्यूड 2mv परपेंडिकुलर होगा जहां पे v परपेंडिकुलर वो कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो वॉल के परपेंडिकुलर है, और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन भी वॉल के परपेंडिकुलर आएगा। ये अपना आंसर आ गया। सो वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखते हुए हम आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज आपने देखा कि किस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को एग्जाम में अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। एक ही कॉन्सेप्ट के डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। अब आपका काम सिंपल है, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, और एक बार अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद, तो उसके बाद टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। और हमें अभी 2 लेक्चर और लगेंगे, 2 छोटे छोटे लेक्चर जिसमें हम PYQ के नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस चैप्टर के लॉज ऑफ मोशन के। सो अगले वीडियो लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए। हम कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग PYQs ऑफ लॉज ऑफ मोशन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर यू कैन डू इट। जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।